हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इतिहास का पार्ट एक जिस जो कि भारत और समकालीन विश्व। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो इसका अध्याय पहला है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म इन यूरोप। राइजिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट डाउन करने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इन्हीं पॉइंटों में से जो है क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है। 19वीं सदी के दौरान जो 19वीं सदी के दौरान एक ऐसा ताकतवर बन के उभरा। जो कि 19वीं सदी के दौरान क्या हुआ था, राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत ताकत बनकर उभरा। यानी कि जो राष्ट्रवाद था वो एक ऐसा ताकत बन के उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जनक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी 19वीं सदी में क्या हुआ था, जो राष्ट्रवाद था वो ऐसी पनपा, यानी कि जिसने राजनीतिक और मानसिक जगत पे भारी परिवर्तन ला दिया। राष्ट्रवाद के अंत यूरोपीय बहुराष्ट्र वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय का उदय हुआ। तो देखिए उदय हुआ राष्ट्रवाद अंत यूरोप 19वीं सदी के प्रारंभ लोगों सामाजिक राजनीतिक रूप में स्वतंत्र समानता भाईचारा आदि के विचार में वृद्धि हुई। यानी कि जब 19वीं सदी में क्या हुआ था, जो राष्ट्रवाद हुआ था, जो कि ताकत बन के जो उभरा था, उसने क्या किया था, स्वतंत्रता समान जो समान अधिकार भाईचारा जैसे विचारों में क्या किया था, वृद्धि की थी। यानी कि ऐसे विचार आए थे, यानी जागरूकता उन्हें दी गई थी। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांस में क्रांति। इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में क्रांति। जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रांस में क्रांति। चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं एक नए पॉइंट से। तो फ्रांस में क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से इसे जानते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जो कि फ्रांस था सन 1989। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सन 1989 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के लिए एक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण घटित हुई। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी, जो कब हुई थी, सन 1789 में हुई थी। उसमें क्या किया था, सन उसमें ये घटित हुई थी। क्रांति की फलस्वरूप फ्रांस के प्रमुख बल बदलाव हुए, जिसमें संवैधानिक, देखिए ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है, संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर कुलीन वर्ग जो था, कौन सा वर्ग, कुलीन वर्ग के दीन जाने वाली सुविधाओं की कटौती की गई। फ्रांस के रास्ते एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया गया। क्रांति के रास्ते एक बड़ा लक्ष्य था। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, किसी चीज में बदलाव, जिसमें राष्ट्र की पहचान व राष्ट्र का स्वाभिमान था, जिसके बाद राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। जिसे किसके नाम से जाना जाता था, फिर राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता था। एक क्रांति हुई थी जो कि उसका लक्ष्य था बहुत बड़ा था, जिसमें जिसको राष्ट्र के नाम से पहचाना जाता था। फिर उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया राष्ट्रवाद नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया, फिर उसे राष्ट्रवाद नाम दिया गया। एक एक पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दे रहा है फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ था। फ्रांस की क्रांति ऐसी जो ऐतिहासिक योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेपोलियन ने अनेक प्रभावशाली प्रशासनिक बदलाव किए, जिन्हें नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपोलियन संहिता बताइए, नागरिक संहिता बताइए के नाम से जाना जाता है। और इसकी डेट इंपोर्टेंट है, 1804 में हुई थी, जाना जाता है, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन कोड से, सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, बहुत से नामों से नहीं जाना जा सकता, कैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये क्वेश्चन पता हो जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, या राष्ट्रवाद का निर्माण यूरोप में कैसे हुआ। ये ऐसे करके आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप अनेक छोटे छोटे राज राजशाही डचित कैंटोन में बट चुका था। कहीं भी राष्ट्र का विचार नहीं था। लोग उनके नस्ल के आधार पर समूह में बटे हुए थे तथा मध्य वर्ग यूरोप में रह रहे थे। यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या था, जो कि 18वीं शताब्दी में जो यूरोप था वो छोटे छोटे राजशाही और डचित और कैंटोनों में बटा हुआ था। और राष्ट्रवाद या राष्ट्र का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस नस्ल के भेद पे, जाति के भेद पे बटा हुआ था। मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग, इनके भागों में बटा हुआ था। राष्ट्रवाद का कोई नामो निशान नहीं था 18वीं सदी में। प्रगति फिर क्या हुआ, प्रगति ओटोमान शासक संपूर्ण मध्य यूरोप के ग्रीक ग्रीक पर शासन करते थे। यानी कि सुनिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ओटोमान बिस्मार्क थे वो क्या कहते हैं, मध्य यूरोप के ग्रीक पर शासन करते थे, तथा हेक्सोविन शासन ऑस्ट्रेलिया व हंगरी पर शासन करते थे उस समय। फिर ये शासन करते थे। अब देखिए रूढ़िवादी का उदय और क्रांतियां, मैं क्या पॉइंट आपको लिखनी है कि रूढ़िवादी का उदय और क्रांतियां। तो देखिए मध्य वर्ग का कानून के समक्ष सभी स्वतंत्र व समानता में बराबरी में विश्वास था। यानी कि रूढ़िवादी का उदय और क्रांतिकारी। रूढ़िवादी का क्या उदय था और रूढ़िवादी होता क्या है, और क्या उदय हुआ, और क्रांति कैसे इन्होंने की। तो देखिए मध्य वर्ग में जो कानून के सक्षम सभी स्वतंत्र समान व बराबरी में विश्वास, उदारवादी व पादवी
पादरियों को दी जाने लगी विशेष सुविधाओं को समान चाहते थे। रूढ़िवादी का मतलब क्या है? जो रूढ़िवादी एक क्या है? रूढ़िवादी एक राजनीतिक दर्शन था जो कि परंपराओं और संस्थाओं, रीति रिवाजों तथा जोड़ देता है तेज बदलाव और बजाय कृमियों और धीरे धीरे विकास के प्राथमिक देता है। अब देखिए रूढ़िवादी का जो है अर्थ आपको इस पॉइंट में समझाया गया है कि रूढ़िवादी क्या होता है। रूढ़िवादी क्या होता है जो आपको इस पॉइंट में समझाया गया है कि रूढ़िवादी एक क्या होता है। रूढ़िवादी एक राजनीतिक दर्शन तथा परंपराओं और संस्थाओं, रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी कि वो रूढ़िवादी चाहते हैं धीरे धीरे बदलाव हो, एक साथ बदलाव ना हो, हमारी रीति रिवाजों को ध्यान में रखा जाए, संस्थाओं को ध्यान में रखा जाए, हमारी परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो अब आगे देखते हैं 1815। 1815 में क्या होता है? 1815 के बाद क्या होता है? 1815 वर्ष देखिए ये पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। सन 1815 के बाद में दमन भय अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। यानी कि 1815 के बाद क्या कर दिया गया? भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांतियां को प्रतिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए कुछ संगठन बनाए। यानी कि 1804 में क्या हुआ था? जो क्रांतिकारी का प्रशिक्षण किया गया और विचारों को प्रयास के गुप्त संगठन बनाए गए। 15 गुप्त संगठन बनाए गए, राष्ट्रवादियों को जागरूक किया गया, जो कि उनका दमन करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रीयों को। इटली एक क्रांतिकारी जियोसोफी मैगजीन, ये आपको नाम आगे आएगा। कौन सा? जियोसोफी मैगजीन मैक्सिनी, ठीक है, जिसका जन्म 1807 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इसका जन्म? जनोआ में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म जनोवा में कार्बोनारी गुप्त संगठन का एक सदस्य था। कौन? जोसेफी मैक्सिन। उसके दो गुप्त थे, एक इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको एकदम फिंगर टिप्स पे एक एक वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, जब भी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, उसने दो दो गुप्त संगठन बताए। कौन कौन से? एक यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। ठीक है, दो बनाए थे। 1831 में क्या होता है? 1831 में 24 वर्ष का युवा युवा व्यवस्था में मैगजीन को लुमुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। मैगजीन एक मैगजीनी एक एकीकरण में विश्वास करता था। क्या करता था? वो एकीकरण में विश्वास करता था। उसने उसने छोटे राज्यों को मिलाकर एकीकरण इटली का संगठन किया। उसके इस मॉडल को देखी देखी जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम कर दिए गए। यानी जब जोसेफी मैगजीनी मैगजीनी एकता पे और एकीकरण पे जो है विश्वास रखता था। उसने छोटे छोटे राज्यों को मिला के रखा था, इटली का एकीकरण गठबंधन करवाया। उसने एक मॉडल दिखाया जिसके पीछे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त संगठन का कायम किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है हमारा, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रीय और नेपोलियन संहिता, जोमेन, ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे नेपोलियन कौन था, तो ये पॉइंट्स हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो फर्स्ट हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं इन पॉइंटों को। ओके, जल्दी जल्दी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम दूसरे पॉइंट को स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा कौन सा है? क्रांतिकारी युग। ठीक है, हम क्रांतिकारी युग को दूसरे में स्टार्ट कर देंगे, जो कि ये रहा क्रांतिकारी युग। ठीक है, इसे दूसरे में इटली तथा जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए कि क्या होता है। तो ये पॉइंट्स हैं जैसे कि कल्पना दर्श, ये सब आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। निरंकुश शासन, जनक जन्मदिन संघर्ष, फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद, राज्य क्या होता है, 1-2 नंबर में पूछ लेगा। राष्ट्रवाद क्या होता है? वह राज्य जो राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से जो इंपोर्टेंट मैं आपके टिक करवा देता हूँ। वह राष्ट्र जो नागरिक तथा भौगोलिक रूप से स्थापित तथा प्रमुख संपन्न इकाई के रूप में प्ररूप से कार्यरत 19वीं सदी में यूरोप में प्रगट राष्ट्रवाद विचार संकलन के विचार को समझा जा सकता है। यानी कि जो 19वीं सदी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उसे ही राष्ट्र राज्य के कहा गया है। वो राष्ट्र जो राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से राजनीतिक तथा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राजनीतिक तथा भौगोलिक से स्थापित हो, उसे ही हम राष्ट्र राज्य कहेंगे। राष्ट्र राज्य क्या होगा? जो राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से स्थापित हो। ठीक है, और देखिए नीचे पॉइंट है आधुनिक 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 राजपूत है वह राष्ट्र जो किसी केंद्र शासित द्वारा संचालित किया विशेष भूभाग वहां निवास करने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक राज्य कहते हैं। वह राज्य जो केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित हो। किससे? आधुनिक, यानी कोई शक्ति से चला रही हो, केंद्र शक्ति से चला रही हो, कोई केंद्र शक्ति से चला रही है, किसी विशेष भूभाग वहां के निवासी हो, वो वहीं का निवासी हो किसी वहां का निवास करने वाले प्रतिनिधि कराते हैं। ठीक है, और उसका वो जैसे कि केंद्र शासित शक्ति चला रही हो, वो शक्ति किसके किसके बल पे चलाई? वो जो वहां पे वो रह रहे हैं, कौन? निवासी या नागरिक। ठीक है, और ये सब आपके पॉइंट्स हैं। जैसे कि नेपोलियन संहिता अभी बताया था, नेपोलियन संहिता, जॉन वी राइड, हैक्सबर्ग, ओटोमान ओटोमान
ठीक है। विचारधारा रूढ़िवादी, इसको हम एक पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे सारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, फिर इनके बारे में जाने, और ये कुछ व्यक्तिगत, जैसे कोई व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति थे, जैसे कि अभी नेपोलियन, नेपोलियन कौन था वो आपको बता देते हैं। इसमें इसके ज्यूसेफी मैगजीन कौन था, तो इसके बारे में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फ्रेडिस सॉर्यू कौन था, फ्रेडिस सॉर्यू के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और नेपोलियन, नेपोलियन का जन्म सन 1769 में हुआ था और निधन कब हुआ था, 1831। नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैनिक व राजनेता था जिसने फ्रांस की क्रांति के समय प्रसिद्ध पाई थी। सन 1799 तथा 1815 फ्रांस से शासन किया। उसने कब से लेकर कब तक शासन किया, ये आपको बताया गया है। नेशनल असेंबली की पहली बैठक सन 1789 सप्ताह के वास्तविक रूप में स्वीकार किया गया। ज्यूसेपी मैगजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यूसेपी मैगजीन, ज्यूसेपी मैगजीन एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1804 में हुआ था, जिन्हें हुआ में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। मैगजीनी ने दो भूमिगत संसाधनों